हमारे वरिष्ठ साथी है। ये आज वो सभी के सामने, आरबीएम के सामने ये सभी साथी हमारे पदाधिकारीगण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो आज अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएस बॉस साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आज की मीटिंग को मुझे सुचारू रूप से चलाने की अनुमति प्रदान करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस बॉस साहब। मानव कल्याण के लिए भारत भूमि पर समग्र क्रांति करने वाले तथागत बुद्ध, मनुवाद की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और पूरे जीवन संघर्ष करने वाले बहुजन संतों गुरुओं को मैं नमन बंदन करता हूं। हमारे मार्गदर्शक, हमारे संस्थापक जी माननीय भारती साहब, हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, सभी इस मीटिंग में जुड़े हमारे महानुभाव, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। दो लाइन बोलना चाहूंगा कि ये मीटिंग रखी है चूंकि हम किस तरह से हमारे संस्थापक जी चाहते हैं कि उनका निर्देश मान लें, मार्गदर्शन मान लें कि किस तरह से संगठन को वार्ड और पंचायत स्तर तक मिशन मोड पे कार्य करके अभियान चला के इसको ले जाया जाए। और इसी के लिए ये मीटिंग रखी है। उसमें मेरा निवेदन है कि जो राज्य के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो कृपया उनके संभाग में क्या स्थिति है, कितने संभाग हैं, कितने में गठन अभी कार्य कर रहा है, कितने जिले उनमें कार्य कर रहा है, और राज्यों में आपको प्रस्ताव जो भेजना थे उसमें से आपने जो हमारे पास कितने ने प्रस्ताव क्यों नहीं भेज पा रहे, और समस्याएं आपकी मैं नोट करता जाऊंगा। जो भी आप मार्गदर्शन दे, अभी उसमें बीच में नहीं बोलूंगा। और माननीय संस्थापक जी या जो भी होगा जिस स्तर से आपको बाद में उसमें हम लोग आपको बता देंगे, कोई क्लियरिफिकेशन कुछ होगा तो मैं निवेदन करता हूं कि ये मीटिंग की चूंकि काफी लोग जुड़े हैं, काफी लोग इसमें करेंगे, तो मैं यही समाप्त करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि आगे कार्रवाई कृपया जारी रखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं, जैसा मुझे आदेश मिला है, मैं अपने सभी संतों गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए और उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है जिसमें हम आरबीएम के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संगठन विस्तार हेतु जो चर्चा कर रहे हैं, तो मैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि आज का जो विषय है, अगर आप सही समझे तो हम सभी के समक्ष एक दो मिनट में आज की मीटिंग की रूपरेखा और एजेंडा रख दें, जिससे हमारे सभी सम्मानित साथीगण आएंगे तो वह उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट रखें। माननीय संस्थापक महोदय जी, एक दो मिनट अगर आप दे दें तो। जी धन्यवाद गौतम जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। आ, सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएस बुद्ध साहब, देश भर से जुड़े हमारे सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संचालक हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी योगेश गौतम जी और सभी प्रदेशों के जिम्मेवार साथी, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय। आज के विषय संगठन विस्तार। एक बात बड़ी अजीब सी लगती होगी हमारे साथियों को कि हम 100% ताकत केवल संगठन पे लगा रहे हैं, संगठन पे लगा रहे हैं और संगठन की ही बात हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि संगठन और कैडर बेस का संगठन
ग्रास रूट ग्रास रूट तक संगठन, ये हमारा 60-70 वर्ष पहले ये काम हो जाना चाहिए था। लेकिन ये काम किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। गैर राजनीतिक रूप से समाज को संगठित करने, समाज को संस्कारित करने, समाज को प्रबुद्ध बनाने, समाज को ज्ञानवान बनाने का जो मूवमेंट था महापुरुषों का, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का, ये हुआ नहीं, काफी लेट हो गया है ये काम। तो इसलिए हम लोग बार बार केवल संगठन और संगठन की ही बात कर रहे हैं। कई बार विस्तार से बताया गया है कि संगठन में ही सारी ताकत है, किसी व्यक्ति विशेष में ताकत नहीं है। समूची जो शक्ति है वो केवल और केवल संगठन में है। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे बीच में है कि जिनकी संख्या हमारे भारत में 2-2.5% है, उन्होंने संगठन की शक्ति पर, संगठन की ताकत पर समूचे बहुजन समाज को अपने नियंत्रण में कर लिया है। और नियंत्रण में करने के बाद लोकतंत्र होते हुए भी उन्होंने समस्त संवैधानिक शक्तियों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। और ये जो सब हुआ है, ये केवल और केवल संगठन की वजह से हुआ है। तो हमारे साथी अभी जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, फूले साहू को मानने वाले हैं, संत रविदास, संत कबीर, तथागत बुद्ध के जो अनुयायी हैं, तो ये समाज संगठन के शब्द को बड़े हल्के में लेता है, बड़े हल्के में लेता है। और इसकी गहराई हम लोग नहीं समझ पा रहे कि संगठन में ताकत कितनी होती है, शक्ति कितनी होती है। तो इसको हमें समझना है, और इसलिए बार बार संगठन की बात कही जा रही है। बहुत जल्दी से हम लोग राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय कमेटी पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग कमिश्नरी के पदाधिकारी, फिर जिला में पदाधिकारी, फिर महानगर, नगर पंचायत, तहसील, ब्लॉक, ग्राम स्तर तक 5-5 सक्रिय, समर्पित, प्रशिक्षित द्वारा तैयार किए गए साथियों की, कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करना चाहते हैं। यानी एक तरह से मैं कह दूं तो हम लोग प्रबुद्ध भारत के लिए, बौद्धमय भारत के लिए एक सेना तैयार करना चाहते हैं। और बिना इस सेना के, संगठन के, ये काम संभव नहीं है। लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का नियम, कायदा, कानून है, उसके मुताबिक भी जिसके साथ बहुमत होगा, अर्थात जिसके साथ बड़ी संख्या होगी, वही कामयाब होगा। लोकतंत्र में यही नियम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग संगठन की बात कर रहे हैं। और अभी मैं थोड़ा मदद कर रहा हूँ नई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नई राष्ट्रीय कमेटी को, है ना। तो इसलिए मदद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो इसका जो 16 मार्च को जो आगरा सूर सदन में धम्म संसद हुई थी, उसमें एक नियमावली, संविधान का प्रारूप सभी साथियों को दिया गया। और दिया ही नहीं गया था, बल्कि उसको पढ़ के भी सुनाया। माननीय बादल सिंह बौद्ध जी ने उसको पढ़ के सुनाया। माननीय योगेश गौतम जी ने प्रस्तावना पूरी पढ़ के सुनाई। इसलिए उसमें कोई गीत, संगीत या भाषण कार्यक्रम नहीं था। ये संगठन की संरचना का ही वो दस्तावेज है। लेकिन मुझे लगता है अभी तक हमारे साथियों ने उसे नहीं पढ़ा, फाइल ले जाकर घर पर रख दी है, जबकि उनको इसे कम से कम 10-10 बार पढ़ना चाहिए, है ना। तो उसमें जो संगठन का स्वरूप तैयार किया गया है, तो 18 राज्य ऐसे हैं जिनमें 15-15 पदाधिकारी बनाए जाने हैं। 18 राज्यों में
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आसाम, केरल, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये 18 राज्य हैं जिनमें प्रदेश के 15-15 पदाधिकारी बनाए जाने हैं। और बाकी राज्यों में 5-5 पदाधिकारी बनाए जाने हैं। जिनमें 5-5 पदाधिकारी बनाए जाने हैं वो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, पुडुचेरी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीप, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, अंडमान, अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप। इनमें केवल 5-5 पदाधिकारी बनाए जाने हैं। और ये जो क्राइटेरिया है, जो इसको डिजाइन किया गया है, ये आबादी के हिसाब से किया गया है। छत्तीसगढ़ तक हमारी 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। तो 3 करोड़ तक की जो आबादी है उस पर हमको 15 पदाधिकारी बनाने हैं। मसौदा जो दिया गया है उसमें 5 करोड़ लिखा गया था, तो उसको संशोधन करके फिर तो 3 करोड़ किया जाएगा, है ना। तो इसलिए ये दिया गया था आपको। और बाकी में 5-5 बनाने हैं। और कैसे बनाने, उनके पद क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उन्हें किस तरह से काम करना है, ये जो आपको संविधान की कॉपी दी गई है उसमें सब लिखा है। इसी के साथ साथ पूरे देश को नियंत्रण करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए, तो हमने हमारे 3 बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के सानिध्य में मूवमेंट को तैयार किया है। मिशनरी हैं 100%, 24 कैरेट का गोल्ड है वो 3 हमारे आदरणीय साथी। तो वो तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। और उनको बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर है, उनके कंधों पे है। जैसे आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद जी हमारे, तो इनको ये जो जोन संख्या 1, जिसमें 6 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। जोन नंबर 3, जिसमें 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। और जोन नंबर 5, इसमें 3 राज्य हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो इस तरह से ये लगभग 9 राज्य हो गए बड़े बड़े। तो इन 9 राज्यों को कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब। ये उनको अनुरोध किया गया है। इसी तरह से हमारे दूसरे साथी हैं, पहले राष्ट्रीय महासचिव थे इंजीनियर डीपी गोलिया साहब। तो इंजीनियर डीपी गोलिया साहब, इनको जो जोन जिनको कोऑर्डिनेट करना है, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करना है, उनका सुपरविजन करना है, तो इनका है जोन संख्या 2। इसमें 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जोन संख्या 6, इसमें 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जोन संख्या 7, इसमें 4 राज्य हैं, कर्नाटक, गोवा, केरल, लक्षद्वीप। तो इस तरह से अ, ये हो गए आपके 10 राज्य। 10 राज्य हो गए। बाबूजी के भी मुझे लग रहा है ज्यादा हैं। 12 राज्य है बाबूजी के शायद। हाँ हाँ, बाबूजी के 12 राज्य। 12 राज्य दस बाबूजी के हैं। 10 10 हैं राज्य ये गोलिया साहब के माननीय हैं। गोलिया साहब के। तो इनको, गोलिया साहब को कोऑर्डिनेट करना है, मार्गदर्शन करना है, सुपरविजन करना है। इसी प्रकार से हमारे माननीय शेषराव घांगड़े जी बम्बई महाराष्ट्र से हैं। तो
इनका जौन संख्या 4, राज्य 4 हैं इसमें। जौन संख्या 8, राज्य 3 हैं। जौन संख्या 9, इसमें 4 राज्य हैं। जौन संख्या 10, इसमें 4 राज्य हैं। तो ये 8 और 8, 12, 15 3, 15। 15, 15 राज्य हैं ये। इनमें है महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड और सिक्किम। तो ये 3 हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारे BS मौर्य जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इंजीनियर रमेश वनगोत्रा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और अपने अ, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव योगेश गौतम जी को ये सपोर्ट करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और ये एरिया कोऑर्डिनेट करेंगे। और ये काम बहुत जल्दी करना है। जुलाई और अगस्त के महीने में राज्यवार पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर आयोजित की जाने हैं। क्योंकि जो पदाधिकारी बनाएंगे आप लोग, जो आपको बनाना है, मध्य प्रदेश में तो जिले से आगे काम चल रहा है, अभी बाकी राज्यों में काम होना बाकी है। तो जो पदाधिकारी बनाएंगे, तो उन पदाधिकारियों का कर्तव्य क्या होगा, उनकी ड्यूटी क्या होगी, उन्हें किस तरह से काम करना है, तो ये उनका पदाधिकारी कर्तव्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये जो प्रशिक्षण शिविर राज्य स्तरीय आयोजित होंगे, तो इसमें हम मिशन की बातें नहीं बताएंगे, अपना इतिहास महापुरुषों का नहीं बताएंगे। उसमें केवल एक एक पद के पदाधिकारी का क्या कर्तव्य है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसे कैसे उसको पूरा करना है, ये उसका शिविर होगा। तो आज हमारे साथियों को रिपोर्ट देनी है कि अभी तक उनकी क्या तैयारी है, किस किस राज्य में कमेटियां बन गई हैं, किस राज्य में नहीं बनी है, किस राज्य में अभी आधी बनी है, आधी नहीं बनी है, संभाग कमिश्नरी में किस लेवल पर काम है, जिला कमेटियों पे किस लेवल पर काम है, और जिले से कहाँ आगे काम बढ़ा है। तो टू दी पॉइंट, हम इधर उधर की बात ना करके सीधा सीधा संगठन पे अपनी चर्चा करेंगे और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। तो योगेश गौतम जी ने मुझे कहा था कि 2 मिनट बोल देना, लेकिन मैंने 2 मिनट की जगह 15 मिनट बोल दिया है। 13 मिनट मेरी ज्यादा हो गई है आपके ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब। अ, जैसा माननीय संस्थापक महोदय जी ने हम सभी के सामने संगठन विस्तार को लेकर जो रूपरेखा रखी है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, पूरे 3 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे जो पूरे देश को देखने वाले हैं, उनके नेतृत्व में और हमारे वरिष्ठ साथियों के नेतृत्व में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आगे कार्य करेगी। तो मैं, चूंकि हमें साथी जो हमारे पदाधिकारी गण हैं, हमें उन्हें सुनना है, तो मैं आ रही ना। सबसे पहले अ, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम अहिरवार बहुत साहब, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप आए और आपने स्टेट की रिपोर्ट रखेंगे, माननीय दयाराम अहिरवार साहब। और विशेष अनुरोध है कि संबोधन में ज्यादा समय ना व्यतीत करें, विषय से अलग हटकर कोई बात ना करें, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे इसमें सीनियर होते हैं, जो सुन पा रहे होते हैं, देख पा रहे होते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा विषय है, तो इसका ध्यान रखा जाए। माननीय एडवोकेट अहिरवार सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गौतम जी। अ, जैसा कि आदेश हुआ है कि हमें प्रदेश में की प्रगति की रिपोर्ट हमें रखनी है,
और किस प्रकार का संगठन हम लोगों ने तैयार किया है। तो उसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी को और सभी साथियों को, चूंकि समय नहीं लेना है ज़्यादा, तो बिना किसी भूमिका के मैं सीधी बात ही रख रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश की जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, आदरणीय बाबूजी डॉक्टर राजारमन आनंद साहब और काफ़ी सीनियर लोग हमारा अभी सहयोग कर रहे हैं, तो उनके सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उनके सहयोग की परिणति है कि हमने बहुत ही अच्छी कमेटी 15 लोगों की स्टेट की कमेटी बनाने में हम सफल हो गए। एक एक पदाधिकारी बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, जिसमें हमने सारी समाजों का समायोजन उसमें किया है। 15 लोग उस कमेटी में है, तो एक से बढ़कर एक हैं। ओबीसी का भी बहुत ही समावेश किया है। तो 15 लोगों की हमारी कमेटी फाइनल हो चुकी है श्रीमान जी। और हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर महोदय जी को अवगत करा दिया है उससे। और एक व्यक्ति हमें जो चाहिए था लखनऊ मंडल के आसपास से, तो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी यादव समाज से हमें मिल गए हैं कल, तो उनको भी हमने ऐड करा के 15 लोगों की कमेटी फाइनल हो गई है। आगे जो भी हमारे निर्देश हैं आदरणीय संस्थापक जी के, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, तो उन निर्देशों का पालन करते हुए संगठन को, क्योंकि एक पहली लेयर का काम हमारा हो गया है, प्रदेश कमेटी बन गई है, तो उत्तर प्रदेश को हम जोनों में बांट करके 3-3 मंडल का एक जोन बना करके फिर प्रदेश कमेटी के लोग, जैसा आदरणीय संस्थापक जी का आदेश हुआ था कि किस काम से काम करना है, उसी प्रकार से करके और अगली समीक्षा जो बैठक होगी उसमें हम मंडल स्तर की कमेटी को बना चुके होंगे और जिला स्तर की कमेटी को बना रहे होंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारी प्रगति रिपोर्ट। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहब। अब मैं अगले प्रदेश अध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश के माननीय एस.एल. साकेत साहब से अनुरोध करता हूँ। माननीय एस.एल. साकेत आए, साकेत साहब आए और अपने स्टेट की रिपोर्ट रखें। धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। मैं असल बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश। विगत माह से हमको मध्य प्रदेश आरबीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। सभी 10 संभागों में संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय कमेटियों का गठन हो चुका है। 10 संभागों में से 17 ऐसे जिले हैं जिन्हें अभी जिला स्तरीय कमेटी का गठन करना है, इसका प्रयास चल रहा है और संभवतः हम मई तक ये पूरा कर पाएंगे। मैं अपनी बात पूरा करने के पहले मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग आरबीएम आदरणीय डॉक्टर उषा नीलम जी हैं, अगर उन इसमें जुड़ी हुई हैं तो उनको अपनी बात कहने के लिए मौका दिया जाए। आदरणीय संचालक जी, मेरी कल बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमको बोलना है, तो मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। राज्य स्तरीय जो कमेटी है हमारे, इसका पूरा श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बिशोरिया साहब को जाता है और 16 मार्च को ये कार्यक्रम में हमारे आदरणीय संस्थापक जी ने घोषणा की थी कि 16 मार्च के पहले की सभी कमेटियों को पोस्टपोन किया जाता है, स्थगित किया जाता है। तो ये हमारे बहुत सारे साथियों को मैंने बात करता हूं तो उनको कंफ्यूजन है इस बात का कि क्या जो जिला स्तरीय संभागीय स्तरीय है वो निरस्त मानी जावे। तो मैंने तो उनको कन्विंस किया है कि नहीं, वो केवल राज्य स्तरीय तक ही है। ये बीच में बात रखें साहब, बात रखें जी, बात रखें आप। ये हमने उनको क्लियर किया है कि केवल राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की जो कमेटी है वही पुनर्गठन हो रहा है और संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय जो कमेटियों का पहले गठन हो चुका है, हमारे बिशोरिया साहब ने किया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो यथावत है। इसमें भी क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से थोड़ा चाहिएगा आदरणीय। और जी राज्य स्तरीय कमेटी हमारी
में जो 15 बनाने हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा उपरांत 8 जो सदस्य हैं इनका गठन हो चुका है। शेष जो 7 सदस्य बचते हैं, इसकी चर्चा और उनसे सहमति उपरांत जो है ना, संभवतः इस महीने में ये भी हम पूरा कर देंगे। तो हमारा यही मध्य प्रदेश के ये रिपोर्ट है। और मेरा पुनः निवेदन है संचालक जी से कि जो शहडोल संभाग की आदरणीय प्रोफेसर नीलम बोस जी हैं, उनको मौका दिया जाए, उनको इस बात के लिए। मैंने अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। ठीक है एसएल बॉस साहब, एक पॉइंट आपका मैं क्लियर कर दूं। आवाज आ जी रही है ना मेरी गौतम साहब? जी 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 आ रही देखिए, है सर। कमेटियां जिला तक सारी भंग है, ठीक है, जी राज्य की भंग नहीं है, जिला तक भंग है। जी लेकिन उसमें करना ये आपको कि पुरानी जो आपके मंडल की कमेटी है, जिले की कमेटी है, उसकी समीक्षा कर लो। समीक्षा माने कि जो कमेटी बनाई गई थी वो जी प्रॉपर सही काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है। जी यदि सही काम कर रही है, वो निर्देशों का पालन कर रही है, तो उसी को राइट कर दो, दोबारा उसको रिव्यू कर दो, ठीक है। जी जी दूसरा, जैसे 5 लोगों की कमेटी आपने बनाई है और उसमें 2 लोग तो काम कर रहे हैं, 3 लोग काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, तो जो 2 लोग काम कर रहे हैं उनको रख लो, और जो 3 लोग काम नहीं कर रहे हैं उसकी जगह फिर नए साथी जोड़ो। समझ पा रहे हैं ना? जी आदरणीय। मतलब मंडल कमेटी और जिला कमेटी में आपको करना यह है कि उनकी समीक्षा करो। समीक्षा जी माने कि आपने मंडल की कमेटी बना दी, संभाग की जी बना दी, और वो प्रॉपर सही काम कर रही है, तो उसी को रिव्यू कर दो, दोबारा उसी को बना दो, जी ठीक है। और अगर उसमें कुछ साथी काम कर रहे हैं, कुछ साथी नहीं कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं उनकी जगह फिर सक्रिय कार्यकर्ता को जोड़ दो, उनको छुट्टी कर दो, उनको आराम करने दो। या पूरी कमेटी नहीं काम कर रही है, सिर्फ बन गई है कागज में, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो फिर पूरी नई कमेटी बना दो। क्लियर हो गया ना पॉइंट? समझ गए ना? आदरणीय। जी क्लियर जी हो गया बहुत ना बहुत। सबके लिए? ये जी सबके लिए, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। समीक्षा करनी है आपको सारी कमेटियों की। अगर सही है तो ठीक है, उसी को रिव्यू करो, उसी को दोबारा बना दो। सही नहीं है, पूरी कमेटी सही नहीं है, तो पूरी कमेटी नहीं बनाओ। या पूरी कमेटी में कुछ लोग सही काम कर रहे हैं, तो जो सही काम कर रहे हैं उनको रिव्यू कर दो, दोबारा बना दो। जो सही काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, उनकी जगह दूसरे बना दो। ये है बस केवल, ठीक है आदरणीय, बहुत बहुत जी। साधुवाद आप। नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय एस एल साके साहब। अब मैं, अगर हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शेर सिंह मिर्जापुर जुड़े हैं, माननीय शेर सिंह मिर्जापुर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप आए और अपनी रिपोर्ट रखें। और अगले हमारे प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब, आप अगर जुड़े हैं, चूंकि मैंने नाम नहीं देखा है, और किसी और सेट से मोबाइल से जुड़े हों तो कृपया जो 2 साथियों के नाम लिए हैं वो अपनी रिपोर्ट रखेंगे। दशरथ प्रसाद अहिरवार जी सर की नातिन की शादी है, इसीलिए वो नहीं जुड़ पाएंगे। जी जी जी, ठीक ठीक। जम्मू कश्मीर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय चालू राम जी अगर जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष। हेलो, जी मैं छत्तीसगढ़ से दशरथ प्रसाद अहिरवार। जी 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 साहब, जी साहब, जी अभी साहब। अभी मैडम ने कुछ बोला है, मैं समझ नहीं पाया क्या बोली है मैडम। तो मैडम बता रही हैं आपकी नातिन की शादी है, कोई फंक्शन है घर में। हाँ, घर में फंक्शन तो है, फंक्शन है। मैं छोटी सी बात रख दूं जी 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 कि चूंकि शादी में व्यस्तता के कारण मेरा काम अभी कुछ अधूरा है। संगठन का जो रिव्यू होना है और मेरे को जो समीक्षा करनी है
उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। मेरे को कुछ दिन की, कुछ एक 8-10 दिन की मोहलत चाहिए, जी साहब, जी है ना सर। हाँ जी। मैं अपना काम समय से कर लूंगा। थोड़ा व्यस्तता के कारण मेरा काम डिले हुआ है, कुछ काम हुआ है, अधूरा है, अभी फाइनल नहीं हो पाया है। जी साहब, जी साहब। ठीक ठीक है सर, मैं अभी इतना ही बोल पाऊंगा, अभी थोड़ा सा शादी में व्यस्त हूँ। हाँ जी, नहीं कर लीजिए, आप कर लीजिए, कोई बहुत बात बहुत नहीं। धन्यवाद साहब। सर साधुवाद। आप अपने जो शादी उससे फ्री होने के बाद आप संगठन में लगेंगे साहब, ऐसी आशा है। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष माननीय शेर सिंह मिर्जापुर अगर जुड़े हों। मैं अ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी है माननीय उड़ीसा प्रदेश के, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के माननीय जगदीश बोस जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, माननीय जगदीश बोस साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। गौतम साहब, जी। आज प्रदेश अध्यक्षों को रहने दो, हाँ, जो अपने राष्ट्रीय महासचिव है उनसे ही रिपोर्ट ले लो, और अपने तीनों हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनको बुलवा दो। सभी को प्रदेश नमो अध्यक्ष बुद्धाय, रहे। जय भीम। हाँ, जय भीम, नमोदा साहब। और रास्ते में साहब आपकी वीडियो ओपन नहीं हो रही है। माननीय जगदीश बोस साहब अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैंने आपको देखा था, हाँ, अगर हेलो। आप नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी। हाँ, हेलो। आवाज आ रहा है? जी साहब, हेलो। जी साहब, जी साहब, बोलिए बोलिए सर। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर। और अभी हम लोग राज्य राजधानी में 18 मई को जो दीक्षा सम्मेलनी है, दीक्षा जो धौली में होने वाला है, इसीलिए हम तैयारी में है, लगे हुए हैं। और हमारा रिपोर्ट है कि उड़ीसा में अभी तक जो स्टेट कमेटी है, आज लगभग बना जाएगा। आज सब गैदरिंग होंगे और बना जाएगा। और जो स्टेट राज्य जिला कमेटी है, उसको हम समीक्षा करेंगे, जैसे कि हमारा मान्यवर धर्म प्रकाश जी बोल रहे थे, तो समीक्षा करेंगे। इसके बाद अभी हम सब थोड़ा प्रेशर में है, काम जैसे अच्छा से होना चाहिए, इसीलिए सब प्रेशर में है। हाँ, तो इसीलिए मैं अभी, हमारे पास नेपाल सर जी भी है, जा रहे हैं ऑफिस हेडक्वार्टर को हमारा उड़ीसा का। ठीक है, इतना कहकर मेरा वक्तव्य विराम देता हूँ। संडे में करेंगे, ओके। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद साहब, आप मीटिंग के ही कार्य से व्यस्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं हमारे अगले राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी गुजरात, दादर नगर हवेली, दमनदीप, महाराष्ट्र से हमारे डॉक्टर आनंद भालेराव जी, माननीय डॉक्टर आनंद भालेराव साहब अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कृपया आप आए और अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करें। माननीय डॉक्टर आनंद भालेराव सर। माननीय डॉक्टर आनंद भालेराव जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो कृपया आप आए और अपने स्टेट की रिपोर्ट रखेंगे। दूसरे हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, लद्दाख, माननीय शीशपाल बोस साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो अपनी स्टेटों की रिपोर्ट रखेंगे। माननीय शीशपाल बोस जी। हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमनदीप, माननीय खेमचंद सोलंकी साहब अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, माननीय खेमचंद सोलंकी साहब
कृपया आप आए और अपनी स्टेट जय जो लोग भीम, हैं। नमो बुद्धाय। योगेश गौतम जी। हेलो संचालक महोदय, मैं शीशपाल। हेलो, आवाज आ रही है सर गौतम जी? एक मिनट सर, माननीय शीशपाल बौद्ध जी को बोलने दें सर। अच्छा बोल दो ना। अच्छा कीर्तन अच्छा सोलंकी साहब, उसके बाद अच्छा आप रख रखेंगे। जी माननीय शीशपाल बहुजन बोलिए। जी सर, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन। और आज की जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाएं और आरबीएम के सभी निष्ठावान पदाधिकारियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय तो जैसा कि मेरी रिपोर्ट है सर, अभी तक हमारे पास में काफी बड़ा एरिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। और इसमें जम्मू कश्मीर में हमारे पास 20 जिले हैं, लद्दाख में 2 हैं, और चंडीगढ़ में एक ही जिला है, लेकिन उसको 35 वार्ड में विभाजित किया गया है। तो हमारी इसमें प्लानिंग ये है कि हम इसमें 4 जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करना चाहते हैं। 4 कमेटियां जिला स्तर पर हम बनाना चाहते हैं। इसमें जैसे और नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट, 4 संभागों में बांट करके इसको हम जिले के रूप में एक तरीके से विभाजित करेंगे। और पंजाब में हमारे पास 23 जिले हैं और 5 संभाग हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, हरियाणा में 22 जिले हैं। तो हमारे पास चंडीगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में अभी तक स्टेट कमेटियां नहीं बन पाई हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई उचित जो व्यक्ति जो है अम्बेडकरवादी और जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विचारधारा पे काम करने वाले ऐसे व्यक्ति की तलाश है। और बात चल रही है हमारी, लेकिन अभी तक हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, जिससे जिला स्तर की हमारी कमेटी नहीं बन पाई है। हरियाणा में हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। इसमें 22 जिले हैं, जिसमें 8 जिलों की कार्यकारिणी जो हमने बना ली थी, और उसमें प्रदेश की भी कार्यकारिणी हमारी बन चुकी है। तो इसमें हमें काफी सफलता मिली है, क्योंकि इसमें शेर सिंह जी हैं हमारे जिला प्रदेश अध्यक्ष। वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज किसी कारणों से शायद नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम आगे भी और उनसे उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करेंगे। और हमारे पास पंजाब में जो हमारी पुरानी कमेटी के जो मेंबर थे, उनकी हमें सपोर्ट ज्यादा नहीं मिल रही है। तो हम मुक्तसर से हमें नरेंद्र पाल सिप्पी जी मिले हैं। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ जिम्मेदारी दी जाए। वो हमसे डिस्कस करके हम फाइनल करेंगे। बात चल रही है उनसे, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि उनको सपोर्ट चाहिए वहाँ स्टेट उसमें जिले में। तो उसमें भी हम शायद कोशिश करके हम सफल हो पाएंगे। और चंडीगढ़ में हमने दो दो भागों में अभी तक एक कमेटी बना ली है। वो फाइनल रूप उसका दे दिया जाएगा और केंद्रीय कार्यालय को हम उसको सूचित कर देंगे। जी, इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बहुत बुद्धाय, बहुत जय भीम। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साहब। डॉक्टर आनंद भालेराव साहब जुड़ गए हैं। मैं वो अभी ट्रेन में है, तो मैं अनुरोध करता हूं, अगर आप बोलने की स्थिति में हैं, अपनी बात रखने की स्थिति में हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर आनंद भालेराव साहब, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी। साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप अपना हेडफोन हटा दीजिए, निकाल दीजिए उससे, मोबाइल हाँ, से निकाल दीजिए। आ रही है आवाज? जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही? जी आ रही सर, कंटिन्यू। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। संचालक महोदय, आप जी सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं महाराष्ट्र की पदाधिकारी की कार्यकारिणी हो चुकी है। आज के मीटिंग के अध्यक्ष बीएस सिसोदिया साहब और जो हमारे आदरणीय धम्म प्रकाश भारतीय साहब संस्थापक जी ने जो प्रस्तावना दिया, उसका मुताबिक और बायलाज बढ़कर मैं महाराष्ट्र की पदाधिकारी
15 में से 12 पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। अभी औरंगाबाद जोन का और नागपुर जोन का मैं दौरा कर किया है। और नागपुर में पूरे महाराष्ट्र के पदाधिकारियों की मीटिंग ले लिया है। 15 में से 12 पदाधिकारी नियुक्ति हुए हैं और उसमें से 6 जोन, यानी महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, उसमें 6 जोन बनाकर हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को मैं जिम्मेदारी दिया है और वो संभाग और जिला पदाधिकारी बनाने का काम जारी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चांगदेव शेंडे साहब और अनिल बसवंत महासचिव मुंबई के, ये सब मिलकर हम पूरे महाराष्ट्र की कार्यकारिणी बनाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब, बहुत बहुत साधुवाद। माइक बंद कर लेंगे साहब, आप जिन साथियों ने अपनी बात रख दी है वो अपना माइक बंद करेंगे। मैं माननीय राष्ट्रीय सचिव प्रभारी गुजरात मैं माननीय खेमचंद सोलंकी साहब से अनुरोध करता हूं, माननीय खेमचंद सोलंकी साहब आए, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। साहब तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानव को नमन करते हुए, माननीय संस्थापक साहब और हमने गुजरात प्रदेश की 15 लोगों की तो कमेटी बना के हमने कार्यालय में भेज दिया है। और जो बाकी है जिला कमेटियां तो हमारी तरफ से हमने समझो कि सुरेंद्र नगर है, महसाना है, गांधीनगर है, साबरकांठा है, भावनगर, हिम्मतनगर है और राजकोट और वेरावल वो कांटेक्ट किया है। अभी 3-4 दिन शादी में था और कांटेक्ट तो करके रखा है। जैसे ही हमारी तरफ से हम मैनेज करके जिला कमेटियां बना के हम कार्यालय को भेज देंगे और आगे का काम हम सही तरीके से जारी करेंगे और करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब। हमारे जो एक राष्ट्रीय महासचिव और एक सचिव, वो पहले से रिपोर्ट है मेरे पास, अभी किन्हीं कारणों से व्यस्त हैं। माननीय राम प्रसाद बौस साहब, उनके घर में दुखद घटना घटी थी और माननीय उपासका स्वास्थ्य सरदार, वो किसी विशेष कार्य से व्यस्त हैं, तो मैं जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है हमारे, मैं सबसे पहले माननीय डीपी गुलिया साहब से अनुरोध करता हूं, माननीय डीपी गुलिया साहब आए और अपनी रिपोर्ट रखें। माननीय डीपी गुलिया साहब। सर आप अपना माइक ओपन करें। माननीय गोलिया साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया आप अपना माइक ओपन करें। अभी सर जुड़े थे, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, वो जुड़ जाएंगे। मैं हमारे अगले नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय शेषराव घागड़े साहब से अनुरोध करता हूं। माननीय शेषराव घागड़े साहब, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हेलो हैं। गौतम जी, आवाज आ रही है हमारी? जी आ गई सर, आ गई आवाज। हाँ, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैं 15 मिनट बाद बात करता हूँ। मैं अभी रन कर रहा हूँ, 15 मिनट बाद बात करता हूँ मैं, ना जुड़ता हूँ जी दोबारा। जी 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 जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। मैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश से
माननीय शेष साहब घांगरे साहब से अनुरोध करता हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर है साहब, जी माननीय सर। शेष साहब जी सर। हेलो। जी जी, वीडियो ओपन करें साहब। हाँ 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 सर। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार में देश के कोने कोने से जुड़े हुए मेरे आरबीएम के चाहने वाले, आरबीएम को बढ़ाने वाले साथी, पदाधिकारी, वेलविशर, सभी को मैं जय भीम नमोदय करता हूं। आज के इस वेबिनार के अध्यक्ष तथा हमारे मार्गदर्शक सभी को मैं जय भीम नमोदय करता हूं। आज के इस वेबिनार में अपनी अपनी रिपोर्टिंग जो रख रहे हैं, उस हिसाब से गुजरात हमारे खेमचंद सोलंकी साहब ने बताया है। मैं पिछले साल से उनके पीछे लगा हुआ हूँ कि कुछ एक दो जगह पर कम से कम 2 मीटिंगें ठीक तरह से होनी चाहिए। अलग अलग जोन की जो है उन्होंने वादा तो किया है कि पिछले साल से ही बोल रहे कि मैं इस महीने में लगाऊं, इस महीने में लगाऊंगा, लेकिन कुछ काम है जैसे शायद उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया होगा, लेकिन अभी देना पड़ेगा क्योंकि समय बड़ा विकट आ रहा है और हमें इस मिशन की बहुत सख्त जरूरत है। तो हमारे गुजरात जोन के जो सोलंकी साहब है, उनको मैं विनती करता हूं कि उन्होंने जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ध्यान देकर अच्छी मीटिंगे 2-3 जोन की अलग अलग जैसा वो चाहेंगे उस हिसाब से, लेकिन जल्दी से जल्दी करे, ये मैं विनती करता हूं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, अपनी कमेटियां भी भेजी है। वो तो हर कमेटियां अपनी रिपोर्टिंग भेजती रहती है, लेकिन वर्क के हिसाब से जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब चाहते थे कि वर्क जो है अपने निचले स्तर तक जाना चाहिए, तो कम से कम ऊपरी स्तर पर तो अपनी मीटिंग होकर लोगों में संदेश तो जाना चाहिए। ये पहले अपनी जिम्मेदारी होती है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। उसी तरह महाराष्ट्र की जो कमेटियां अभी गठित कर रहे हैं मिस्टर डॉक्टर भालेराव जी, तथा अभी नए हमारे अध्यक्ष उन्होंने बनाए हैं चांगदेव शेंडे जी। वैसे वो वर्क करने में मैं उनको बीएसपी से जानता हूँ, चांगदेव शेंडे जी को, तो वो जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे और जहाँ जहाँ हमारी वहाँ उनको जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर भी उनके साथ रहने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अभी उन्होंने भालेराव जी ने जो रिपोर्ट दिया है कि मराठवाड़ा जोन में वो अपना दौरा चालू कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और जल्दी से जल्दी अपनी कमेटियां, हायर लेवल की कमेटियां, कम से कम जिला लेवल की कमेटियां जितने जल्दी हो सके उतनी कमेटियां बनाकर एक सही तरीके का एक प्रोग्राम लगाए, जिसमें कि हम हमारे ऊपरी अधिकारी जो है, ऊपरी पदाधिकारी है, उन लोगों को ला के बता सके कि महाराष्ट्र में भी इनके साथ, इनके छत्र छाया में ये मीटिंग हो रही है, ये हमें बोलने का मौका मिले। हम भी अभी हमको साहब ने जो है बड़ा क्या बोले कि बड़ा काम और बड़ा ये दिया है, सब क्या बोलते कि राज्य ज्यादा मेरे पास है और फिर भी उसमें काम करने वाले भी लोग हैं, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे राज्यों से मैं अपना कोऑर्डिनेट करके वहाँ के जो पदाधिकारी है उन पदाधिकारियों से भी बातचीत करके जितने अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी ये कारवा आगे ले जाने के लिए सबका साथ देके हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मैं समझ रहा हूँ फिलहाल
क्योंकि अभी मैं शुरुआत तो की नहीं है। महाराष्ट्र से शुरुआत हो चुकी है और गुजरात से भी शुरुआत हो चुकी है। अभी जब भी उन्होंने जैसा रिपोर्ट दिया उस पर से मुझे लग रहा है, लेकिन जब मैं समझूंगा कि जब वहां जाके मैं देखूंगा कि ये है मीटिंग, ऐसी होनी चाहिए मीटिंग, ऐसा जब मुझे लगेगा तब मैं रिपोर्टिंग सही तरीके से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी कोऑर्डिनेटर सभी को, हमारे योगेश गौतम जी, इनको ये रिपोर्ट पता चलेगा कि भाई सही तरीके से काम हो रहा है। ये ऐसा मैं चाह रहा हूँ, तो जरूर होगा। ऐसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब, और आपको बहुत बहुत बधाई साहब। जय हिंद, नमो बुद्धाय। मैं अब हमारे अगले नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। माननीय डॉक्टर साहब। बहुत बहुत साधुवाद। मैं सबसे पहले अपने सभी संतों, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करता हूं। आज की इस हमारी ऑनलाइन मीटिंग की, नेशनल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएस बौद्ध साहब, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जो आज इस मीटिंग का संचालन कर रहे हैं माननीय योगेश गौतम साहब, और हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच में मौजूद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, पूर्व विधायक और एक बहुत ही मजे हुए कुशल संगठनकर्ता माननीय भारती जी, और सभी हमारे प्रदेश के जिम्मेदार अध्यक्ष और संगठन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी राष्ट्रीय महासचिव, मैं सभी का और अन्य सभी भाइयों का जो बहुत बड़ी तादाद में, मेरे ख्याल से 145 के करीब लोग मैंने अभी देखे थे, सभी का मैं अभिवादन करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमारे से पहले जो भाइयों ने अपनी बात रखी है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि निश्चित ही हम लोग अपने लक्ष्य को, जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने का लक्ष्य है, उसे निश्चित ही हासिल कर लेंगे। जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम बौद्ध जी ने, एसएल साकेत जी जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हमारे जो अन्य माननीय राष्ट्रीय महासचिव जगदीश प्रसाद जी जो उड़ीसा इत्यादि कई राज्यों का प्रभार है, जिनके पास प्रोफेसर डॉक्टर आनंद भालेराव जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनके पास भी कई राज्यों का प्रभार है, माननीय शिषपाल बौद्ध जी जो हमारे उत्तर भारत के कई राज्यों के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बहुत से राज्यों के प्रभारी हैं, और माननीय खेमचंद सोलंकी जी जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। उन सब की बातों के साथ अपना समर्थन जताते हुए, और जो अभी हमारा प्रस्तावना के दौरान मार्गदर्शन माननीय संस्थापक जी ने किया, उन बातों को गंभीरता से लेते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो अपने गुरु मान्यवर कांशीराम साहब की सीख और अपनी माँ के दूध का ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए, मैं भी जो संगठन की जिम्मेदारी है जो मुझे दी गई है, तो उसका 100%
बिना किसी आलस के, बिना किसी बहाने के करने के लिए मैं आप सभी साथियों के बीच में अपना कमिटमेंट करता हूं। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे ये जो दायित्व सौंपा है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कि मुझे बहुत चिंता रहती थी कि भाई मेरी कोई बात सुने, तो अब मुझे बहुत सारी बात सुनाने के लिए बहुत सारा क्षेत्र मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा जीवन बहुत अच्छा आगे का, जहाँ तक अभी हम लोगों ने सुना भी और सभी जानते हैं कि संगठन में ही शक्ति होती है। जो शक्ति का स्रोत है वो संगठन है। लेकिन संगठन जब वो अपनी लक्ष्य के साथ काम करता है और उसकी कोई नियमावली होती है, तभी वो शक्ति प्रदान कर पाता है। यूं तो हम लोग सब जानते हैं कि संगठनों की, खास करके जो ये दलित पलित समाज है, मैं पलित बोल देता हूँ, वैसे पीड़ित भी कहना ठीक है, तो ये इनके संगठनों की कोई कमी नहीं है, भरमार है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि उनके अंदर पारदर्शिता, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, तो ये चीजें उनके संगठन से जो ताकत आनी चाहिए उसमें बाधा बनती हैं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक बहुत ही विस्तृत नियमावली है, जिस पर 16 मार्च से लेकर मेरे ख्याल से कल तक का टाइम है, उसमें 5 मई तक का लगातार पूरे देश भर के साथियों के, छोटे बड़े सभी जिम्मेदार भाइयों के, साथियों के और समाज के भी सुझाव उसमें आमंत्रित किए गए हैं। और उनको वो नियमावली जो अभी जो प्रस्तावित है उसका प्रारूप भेजा गया है, जिन साथियों ने पढ़ा होगा तो वो निश्चित ही इसको बहुत एक बड़ी, दूसरे संगठनों से हट करके महसूस करते होंगे। मैं तो जरूर करता हूं। लेकिन अंत में एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब हम किसी संगठन में काम करते हैं तो संगठन का जो लक्ष्य होता है और संगठन की जो काम करने की नियमावली होती है, जो कार्य प्रणाली होती है, उसी से व्यक्ति को जोड़ना चाहिए। हर कार्यकर्ता को, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, जब उससे जोड़ करके चलेगा, अर्थात जब उसका अपना निजी कोई लक्ष्य या निजी कोई प्लानिंग होगी, तो वो ना उसके लिए फायदेमंद है, ना संगठन के लिए कभी फायदा करती है। इसलिए मेरा ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि आज हम लोगों को पहली बार जिम्मेदारी मिली है, तो हम ज्यादा काम को समझने में ही अपना उधर फोकस है, काम को समझने के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो भी साथी हैं, अगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वो परिवार के सदस्य बन रहे हैं, तो उन्हें ये हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए और चलना होगा कि हमारा अपना निजी लक्ष्य या निजी प्लानिंग संगठन की जो लक्ष्य है, संगठन का जो उद्देश्य है, संगठन का जो टारगेट है, वही हमारा इंडिविजुअल भी टारगेट है, वही हमारा इंडिविजुअल लक्ष्य है। और संगठन की जो प्लानिंग है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो योजना है, वही हमारी सबकी योजना होगी। ऐसा मैं सभी साथियों से आग्रह करते हुए, अनुरोध करते हुए, हमारे उत्तराखंड के भी साथी जुड़े हुए हैं, पिथौरागढ़ से, दिल्ली के भी साथी जुड़े हुए हैं, जो मेरा कार्य क्षेत्र है लगभग सभी जगह से जुड़े हुए हैं, शायद मेरे ख्याल से बंगाल से, वेस्ट बंगाल से और बिहार से शायद साथी नहीं है, लेकिन हमारी बात होती रही है, कल हमने बात की थी उधर। तो मैं समझता हूं कि हमको जो मार्गदर्शन मिलेगा, हमारी जो सुपर संस्था है, जो सुपर निदेशक मंडल है, तो जो भी हम लोगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा जाएगा, हम लोग, और खास करके मैं व्यक्तिगत तौर पर अपना वचनबद्ध हूँ कि मैं साथियों के साथ बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन करते हुए
उनके साथ मिल करके, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मूवमेंट को, जो बहुत दिनों से अपनी राह देख रही है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मैं समझता हूं कि उस कमी को इस देश के अंदर जो वामसेप के बाद जो महसूस की गई समाज के अंदर, तो आगे आने वाले बहुत कम समय में इसको पूरा करेगी, ऐसी आशा और उम्मीद रखते हुए और आपको अपने काम का भरोसा दिलाते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। सभी को नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आनंद साहब। आपने संगठन में ही शक्ति और संगठन विस्तार पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आज के माननीय संस्थापक महोदय जी, आपका कोई आदेश जो मैं किसी अन्य वरिष्ठ साथी को डीपी गोलिया साहब को बुलवा दो, और अपने सुदेश तनवर साहब को दिल्ली से, और एसएल साहब ने किसी अपनी एक बहन के लिए कहा था, तो उनको भी बुलवा दो। 2 मिनट क्या कहना चाहती हैं? शहडोल से। जी, शहडोल से मैं पहले उन्हीं को आमंत्रित करता हूं। हमारी उपासका शहडोल से उषा बौद्ध करके जो नाम लिया था माननीय साकिब साहब ने, प्रोफेसर है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और आप अपनी बात रखें। आप जो बात रखना इस प्लेटफॉर्म पर चाह रही थी मैम, आप आए, आपका स्वागत है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हो। सभी संत महापुरुषों को नमन और समस्त आदरणीय जनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज का तो ऐसा विषय पर चर्चा हो रही थी कि जहाँ कहने के लिए कोई बात नहीं है, सिर्फ सुनने के लिए ही है। और एक अच्छी चीज पता चली कि जो गठन हमने पिछले बार किया था, जो कमेटियां गठित की थी, उनको नए सिरे से फिर हमको नियुक्त करना, फिर से गठित। हाथ नीचे कर ले। जी जी जी, हाथ नीचे कर ले। जी 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 जी। और बस कभी कभी सर कुछ एक मीटिंग ऐसी रखी जाए प्रादेशिक स्तर पर। एक सुझाव छोटा सा था कि उसमें आप जुड़े और माननीय संस्थापक जी भी जुड़े, राष्ट्रीय स्तर के हमारे अधिकारी पदाधिकारी भी जुड़े, और प्रदेश स्तर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में भी बहुत सारी बातें होती हैं, विचार होते हैं कई बार, या कई बार कुछ जिज्ञासा होती है, तो उसकी वो भी उन्हें भी समाधान मिलेगा, कुछ राह मिलेगी। तो मेरा बस इतना कहना था। बाकी जो सुझाव भेजे जाने थे संविधान मसौदा पर, वो सुझाव भी मैंने कल छोटे छोटे कुछ सुझाव थे वो भेजे हैं, सर भेज दिए हैं। जो 2 मोबाइल नंबर पड़े थे उसमें, उस पर मैंने व्हाट्सएप से भेज दिए हैं। और उसमें बस एक मैं विशेष रूप से मैं कहना चाहती हूँ कि प्रशिक्षण बहुत अनिवार्य है सर, और हर स्तर पे महिलाओं का भी और हमारे जो उपासक हैं उपासिकाओं दोनों का ही प्रशिक्षण होना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर उसको मैंने स्पष्ट किया है इसमें कि जितने भी सक्षम जो उपासक उपासिकाएं हैं वो अपने प्रशिक्षण का जो व्यय है वो स्वयं वहन कर सकते हैं, वो करें। और जो न्यूनतम आय वाले हैं या छात्र हैं उनके लिए सहयोग राशि केंद्र को मिले और उससे करें। तो प्रशिक्षण बहुत अनिवार्य है, जो बौद्धिक स्तर का भी हो और जो शारीरिक भी बहुत जरूरी है आत्मरक्षा के लिए, जो भी कोर्स सिखाए जा सके। और तीसरा है धम्म संस्कार। तो तीनों प्रकार का प्रशिक्षण जरूर किया जाए। बाकी मैंने छोटे छोटे सुझाव भेजे हैं, और बस इतना मेरी मतलब विनम्र जो है निवेदन है कि प्रदेश स्तर की जरूर ऐसी मीटिंग रखी जाए कभी कभी,
जिसमें आमने सामने सब लोग अपनी बात कर सकें, अपने प्रश्नों के समाधान। और बहुत 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 साधुवाद साधुवाद, जी। बहुत बहुत साधुवाद मैम आपका। आपके जय सुझाव भीम। हमारे सभी सीनियर साथियों ने, सभी ने सुने हैं, और जैसा आपने कहा है वैसा हम अपने संगठन में करते हैं और आगे भी करेंगे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। मैं अब, अगर माननीय डीपी गोलिया साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, अगर आप रास्ते से अगर संचालक जी, पहुंच गए हैं अपने। संचालक जी, संचालक जी, जी जी जी, आगे सर। समय हो तो 2 मिनट बोलता हूँ मैं। जी जी, मैं आप ही को बुलवा रहा हूँ साहब। जी जी, मैं अभी घर पहुंचा मैं हूँ, यात्रा में था। आप ही, मैं आप ही का नाम संबोधन कर रहा था। हेलो। जी जी साहब, आप अपनी बात रखें, माननीय डीपी हाँ, गोलिया साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आप सर अपनी बात रखें। मैं आज आज की मीटिंग में अपनी बात रखने के पूर्व संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, आदरणीय संस्थापक जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत, सबको मैं नमन करता हूं। सभी विद्वान लोगों ने अपने अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं के मैंने विचार करीब करीब सुन लिए थे, रास्ते में था मैं। एक्चुअली क्या था कि आदरणीय बड़बड़े साहब के शादी में जाना था, मेरी ट्रेन में सो जाने से मैं यात्रा में चल रहा हूँ। तो इस तरह से आदरणीय संस्थापक जी ने महत्वपूर्ण सुझाव आज दिए, मार्गदर्शन दिया, और हमारे जिम्मेदार जो प्रांतीय प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन सभी ने अपना अपना विचार रखा। काफी सराहनीय है। मित्रों, कहा है कि संघ शक्ति कलो युगे। ये समय, हम लोगों का जो समय है वो संगठन में है। आपका संगठन यदि मजबूत है तो आपकी शक्ति कलयुग में गिनी जाएगी। आपके पास संगठन नहीं है तो आप उसमें जो है नैरत्य में चले जाएंगे। कोई आपको जानेगा नहीं कि आप कहाँ हो, कौन हो। व्यक्ति की कीमत नहीं है, संगठन की कीमत है। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जो सभी जिम्मेदार साथी जुड़े हुए हैं वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और आज आज मेरी एक मीटिंग है यहाँ पे। देश में एक संगठन है जो अपने लोगों का है, समग्र अम्बेडकर समाज समिति। तो वहां पर उन्होंने मुझे बुलाया है, तो वहां मैं अपनी बात राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की रखने जा रहा हूँ। तो वहां वक्तव्य का भी मेरा जो थीम है वो ये है कि हम लोग अब जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम कर रहे हैं, हम सभी लोग हमेशा बोलते हैं कि निस्वार्थ भाव से काम करें। मैं कहता हूं सभी मेरे साथियों से कि हम लोग स्वार्थ भाव में काम करें। कैसा स्वार्थ भाव? स्वार्थ भाव ये है कि हम लोग तथागत गौतम बुद्ध की विरासत के लोग हैं। हम संत रविदास, संत कबीर, चोखा नानक, दादू, इन सब के हम वारिस हैं। इसलिए हमें ये स्वार्थ है कि हमें अपनी वारिस को बचाना है, हम उनके वारिसान हैं। इसके बाद हमारे सम्राट अशोक तीसरी शताब्दी में उन्होंने हम भारत नहीं, अखंड भारत को बौद्धमय किया। हम उनके वारिस हैं। इसलिए हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का काम स्वार्थ के साथ ही करना चाहिए। कि हमारा ये स्वार्थ है कि हमारी विरासत को हमें कैसे बचाना है। इसलिए बाद में आधुनिक भारत में बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब ने जो जीवन संघर्ष अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को चलाने के लिए किया, हम उसके वारिस हैं। हमें उस वारिस को, उस विरासत को संभाल के रखना है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े। सभी लोगों से मैं अपील यही करता हूं कि सभी लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में इस भाव से जुड़े कि हमको हमारी विरासत को पुनर्जीवित करना है, उसको हाईलाइट करना है और संसार को दिखाना है कि भारत बौद्ध में है। अभी हर स्तर पर हमारी बहस होती है। जैसा कि संस्थापक जी कहते हैं 365 दिन काम करना है, तो 365 दिन में हमारी वैचारिक क्रांति
और जद्दोजहद गम के लिए हम लोग चला रहे हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस काम हमारा मध्य प्रदेश है, और जैसे राजस्थान प्रभारी नियुक्त किए गए आदरणीय सबचरण सरपंच साहब, उनको मैं बधाई देता हूं कि वे राजस्थान में काम को गति देंगे और हमारे सहयोग लेंगे। हम हमेशा तैयार हैं। वहाँ हमारे एक और साथी हमने ढूंढे हैं, आदरणीय सुमेध जगरवाल जी। सुमेध जगरवाल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में ऑफिसर के पद से 1.5 साल पहले रिटायर हुए हैं। उनको भी हम लोग जिम्मेदारी देना चाहते हैं राजस्थान में। उनसे हमारी बात हुई है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वो अच्छे उपासक हैं, विद्वान साथी, लेखक हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक तिनका करके सभी राज्यों में ढूंढ करके, जो छोटे राज्य हैं उनमें 5 लोग और बड़े राज्यों में 10-15 लोग हम लोग संगठित कर रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं। मित्रों, एक बात कहता हूं मैं कि दीक्षा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में 12 महीने 365 दिन दीक्षा का ही काम चलता है। हम लोग प्रतिदिन दीक्षा का ही काम करते हैं, और उसको अंग्रेजी में कैडर बोलते हैं हम लोग। वास्तविकता यह है कि दीक्षा समारोह जिस दिन होता है वो तो हमारा प्रतिज्ञा का दिन होता है, कि हम सामूहिक रूप से उसकी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अब इस काम को आगे करेंगे। अभी 18 मई को इसी तारतम्य में दीक्षा समारोह का कार्यक्रम भुवनेश्वर में रखा गया है। उन साथियों से भी मेरा निवेदन है कि वे बड़े उत्साहपूर्वक उस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। हम उसमें पहुंचेंगे, आदरणीय संस्थापक जी भी जाने वाले हैं। तो इस तरह से पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक जाल बिछा रही है, जिसको कि हमें हमारे ऊपर जो मनुवाद के बादल मंडराते हैं उनको कैसे तोड़ना है, कैसे काटना है, और हमारा रास्ता कैसे प्रशस्त करना है, भारत को कैसे बौद्ध में बनाना है। इस विचार मंथन में हम सभी जिम्मेदार साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ, हम लगे हैं और लगे रहेंगे। जब जिसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ जाएंगे। संगठन में अभी मैं विस्तार के लिए अभी जो नए राज्य मिले हैं उनमें मैं अभी दौरा करूंगा, मैं जाऊंगा। मैं समझता हूँ समय काफी हो गया है, 10:30 बज गए हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मुझे एक मीटिंग में भी जाना भी है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। संचालक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब। अपने संगठन विस्तार पर अपनी चर्चा रखी, और चूंकि समय हो गया है तो मैं आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा माननीय BS बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि आप आए और आज के अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय BS बौद्ध साहब। गौतम जी, मैं सभी जी सर, गुरुओं जी को सर। बोलता हूं। गौतम जी, एक मिनट साहब। जी प्रियदर्शी साहब, जी बोलिए साहब। 1 मिनट पर एक छोटी सी बात रखनी है। जी 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 साहब। वो संविधान मुसद्दा में जो सुझाव आए हैं, आज कल की तो लास्ट डेट है, तो जी मेरा सुझाव मैं व्हाट्सएप से माध्यम से व्हाट्सएप, किया जी है। जी जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। रजिस्ट्री वापस आई है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैडम को मैंने दिया है, तो वो कंसीडर करें, और जी जिनसे होगा ये होगा। सुझाव दिया इनका नाम भी डिक्लेयर करें। धन्यवाद। जी जी करेंगे साहब, जल्दी करेंगे। तो मैं माननीय पुनः जी जी पुनः बात संतों गुरुओं को मैं नमन करता हूं। और जैसा कि हमारे संस्थापक जी ने बताया कि किस तरह से हमें ग्रास रूट स्तर पे संगठन बनाना है। जुलाई अगस्त में इसकी जो उनका क्या कार्य है, क्या दायित्व है, उनके ट्रेनिंग रखना है। उन्होंने बताया भी किस तरह से असत्य पर आधारित एक संगठन है, उसने पूरी शक्तियों पर कब्जा कर लिया। क्योंकि सत्य के मार्ग पर बढ़ने वाले लोग हैं, मानवता के मार्ग पर बढ़ने वाले लोग हैं। अगर हमारा संगठन रूट स्तर तक मजबूत था, निश्चित तौर पे हम लोग सफल होंगे। इसमें हमारे लगभग 15 पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। काफी अच्छी सुझाव आए सभी विद्वानों ने। डॉक्टर आनंद साहब ने कहा कि किस तरह से जो हमारा संगठन का उद्देश्य है वही हमारा लक्ष्य है। प्रशिक्षण के बारे में सर ने क्लियर कर दिया। और प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग है वो कर सकते हैं। इसके लिए संस्थापक जी ने पहले ही बता दिया कि जो दिन खाली है उनमें आप लोग करें। दिल्ली की 2 बार बैठक हो चुकी है, मैं जुड़ भी चुका हूं उसमें।
तो इस तरह का हम लोग भी इसमें प्रयास करेंगे कि प्रोग्राम बना के कुछ टेक्निकल बिंदुओं की मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सभी लोगों को। एक तो नियुक्ति जो है सक्षम स्तर से हो, जैसे कि राज्य की नियुक्तियां राष्ट्रीय स्तर से हम लोग माननीय संस्थापक जी से निर्देश प्राप्त करके करते हैं। ऐसे राज्य स्तर के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी संभाग और जिले की नियुक्तियां करेंगे, संविधान में भी ये प्रावधान दिया गया है। और जो निचले स्तर की नियुक्तियां हैं वो संभाग और जिले के अध्यक्ष करेंगे। तो एक निश्चित प्रक्रिया बनी रहेगी और संविधान के जो नियम है उनका पालन भी उसमें रहेगा। बीच में अगर कोई अन्य नियुक्ति करेगा तो वो उसका संविधान का सही तरह से पालन नहीं होता। आप उसमें चर्चा कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं सीनियर लोगों का। दूसरी, इसकी एक सूची जरूर में जारी हो, जैसे अभी गुजरात की पूरी सूची जारी हो गई है, यूपी की जारी, एक नाम कल जोड़ा है तो पुनः संशोधित जारी आज हो गई है, कर देंगे उसको। और एमपी का कुछ शेष है, उसको 2 पार्ट में कर रहे हैं क्योंकि उपयुक्त लोग उसमें नहीं मिल पाए थे, कुछ हमारे ओबीसी कैटेगरी वगैरह के। बाकी वो की अभी अधूरी हुई है, कुछ छत्तीसगढ़ की हुई है, कुछ हरियाणा में अकेले अध्यक्ष को कराए, राजस्थान में संयोजक को कराए, कश्मीर में भी 2-3 लोगों की हुई है। तो मेरा पहले तो निवेदन है कि राज्य स्तरीय जो कमेटी है, महाराष्ट्र की तैयार है वो शायद भेज रहे हैं, झारखंड भी शायद तैयार कर रहा है। तो सभी से निवेदन है कि चूंकि हमारा पहले राज्य स्तरीय जो कमेटी है वो आपको सपोर्ट करेगी और आपके जो कार्य है उनमें सहभागिता होगी, निश्चित तौर पे वो शीघ्र जारी करें। हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमारे मुख्य महासचिव हैं और जो हमारे महासचिव हैं, सचिव, वो आपके सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए, मार्गदर्शन के लिए हैं। उनका भी आप जब भी आवश्यकता हो सहयोग लेने का कष्ट करें और एक प्रारूप में जारी करें तो अच्छा है, क्योंकि अलग अलग इसको एक स्टैंडर्ड मेंटर है, हम लोग भी यहाँ से भेज देंगे, उस स्टैंडर्ड्स के अनुसार करेंगे तो एक रूपता भी रहेगी उसमें। प्रयास करें कि कलेक्ट हो, ताकि कई व्यक्ति, अभी मेरे शेड्यूल का एक उनने सर ने बताया कि एक बार कलेक्टर आ गए, अभी की बात है, तो बोले आप कौन है, तो उन्होंने पूछा, तो कम से कम वहाँ एक स्टैंडर्ड की होती है तो बताने को रहती है कि भाई ये हमारा आदेश है, इसके तहत हम लोग जो है अपना जो भी कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें भी कृपया थोड़ा सहयोग करेंगे, अच्छा रहेगा उस प्रकार की। तो आप सभी लोगों ने जो विचार व्यक्त किए, विद्वानों ने, हमारे संस्थापक जी ने मार्गदर्शन दिया, और सभी के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी प्रकार से संगठन की बैठक होती रहेंगी और सब लोग इसमें सब लोग हम लोग कार्य करते रहे बराबर। मेरे लिए कभी भी आप किसी को भी फोन करना हो तो कर लें। एक बिंदु पे हम लोग को संदेह था कि पुरानी कमेटियों के बारे में, तो सर ने बता दिया कि आर्डर सबके जारी करना नए सिरे से, लेकिन जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको रखना है और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको जो है उनकी जगह रिप्लेस करके दूसरे लोगों को करना है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है। तो पुनः मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो मैं अब हमारे बीच में एक शोक संदेश भी है, उससे पूर्व मैं हमारे संस्थापक महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि वो आप सभी साथियों का आभार और समापन के लिए 2 शब्द कहें। फिर उसके बाद में आज जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एक साथी के परिवार में कुछ ऐसा घटा है उसकी सूचना मैं आप सभी को दूंगा। धन्यवाद गौतम जी। जी साहब। चर्चा हो गई है, बातें आ गई हैं और अब चूंकि सभी को फिजिकली काम करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक परफॉर्मा में ही सारे लोग भरे संगठन बनाए, जिससे एक रुकता नजर आए और एक सिस्टम नजर आए। तो वो सभी का आप बना ही देना, जिन जिन राज्यों में 5 पदाधिकारी बनने और 5 का परफॉर्मा बना देना, जिसमें 15 बनने 15 का बना देना। तो सबको हमारे नेशनल जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से आप लोग भिजवा देना उनके राज्यों में। और अब चूंकि फिजिकल ज्यादा काम करना है, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, मैं तो बौद्ध गया में रहूंगा, 4-5 दिन धरने में रहूंगा। और आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग जरूर छोटी छोटी धम्म चर्चा कार्यक्रम जरूर लगाएं अपने अपने जिलों में। जैसे अभी हमने कहा था कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस
सारे लोग मनाए। तो सारे लोग नहीं मना पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जो जिम्मेदार साथी हैं उन्हें कम से कम अपने अपने जिलों में तो जरूर ये कार्यक्रम रख ही लेना चाहिए था। और ये भी निवेदन किया गया कि कोई बड़ा नहीं, अगर कोई माइक, कुर्सी, हॉल की व्यवस्था नहीं हो रही है तो एक छोटा बैनर बना ले 4x12 का, और कहीं भी एक जगह बैठ के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। तो श्रमिक दिवस, चूंकि ये श्रमिक दिवस का बहुत बड़ा संबंध है तथागत गौतम बुद्ध से। दूसरा, दुनिया में पूरे संसार भर में 90% श्रमिक है, मजदूर है। और निश्चित रूप से जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं, या हमारा जन्म हुआ है, या हमारे महापुरुषों का जीवन जिस समाज के लिए लगा है, तो वो सारा का सारा जीवन श्रमिकों के ही लिए लगा है। 90% आबादी वाले एक बड़े समाज के लिए ही लगा है। तो बुद्ध की एक बात से भी समझा जा सकता है, बुद्ध ने भी अपने श्लोकन में कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय। अर्थात एक बड़े समाज का हित होना चाहिए, एक बड़े समाज सुखी होना चाहिए, और संसार में जितने जीव हैं उन पर सब पे कुदरत की अनुकंपा होनी चाहिए। तो बुद्ध ने भी इसके लिए कहा है, तो किया नहीं हमारे लोगों ने। तो इसीलिए मैं ये आपको मतलब अपना दुख जाहिर कर रहा हूं, दुख समझ लीजिए कि बात जो कही जाती है उस पर अमल नहीं हो रहा। ठीक है, सभी जिलों में मनाना था, सभी जिलों में नहीं मना पाए तो कोई बात नहीं, जो जिम्मेदार साथी हैं वो अपने अपने गृह जनपद में तो कर ही लेते। जैसे हमने यहाँ BL चंद्रा जी को और BS अपने योगेश गौतम जी ने, नरेंद्र बौद्ध जी ने, एक यूथ हॉस्टल है उसमें केवल 3,000 रुपये लगे। हमारे मंडल के अध्यक्ष उपेंद्र पाल जी, वो उनने मिलके वहां बहुत अच्छा प्रोग्राम कर लिया। 150-200 लोग आ गए, नाश्ता भी हो गया, चर्चा भी बहुत अच्छी हुई, सोशल मीडिया पे भी चला। तो मेरा ये, इसलिए मैंने ये शिकायत दर्ज की है कि अगर सेंटर ऑफिस से कुछ कहा जाता है तो उसका एक बड़ा उद्देश्य होता है, उसका बड़ा मतलब होता है, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। ऐसे ही अभी ये बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, और हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा एक हमारा धम्म ग्रंथ है, बुद्ध और उनका धम्म। तो जरूर आप इस पे बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन कर लें, आगे पीछे कर लें, एक सप्ताह मना लें, धम्म चर्चा, धम्म चर्चा कार्यक्रम रख लें। 10-10, 20-20 लोग बैठे, 50 लोग बैठे, दरी बिछा के बैठे, बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीर लगा के बैठ जाएं। कोई माइक नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई खर्चा नहीं, एक 4x12 का बैनर जरूर लगा लें, है ना। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में 1 दिवसीय धम्म चर्चा, है ना, बुद्ध पूर्णिमा के मंगल अवसर पर। तो वो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और दूसरे जो सोशल मीडिया के माध्यम है उनके माध्यम से उसका प्रचार प्रसार होता है। तो एक बड़े जना आधार को, एक बड़े समाज को एक मैसेज कन्वे होता है, और लोगों में एक चर्चा का भाव बनता है। तो मेरा ये निवेदन है, इसलिए इतवार को इस बार हम नहीं चाह रहे कि मीटिंग रखें, शनिवार 10 मई रात्रि 9 बजे, शनिवार, क्योंकि फिर रविवार में चाह रहा हूं आप लोगों को फ्री मिल जाए, तो आप सुबह से ही एक मन होकर अपने बुद्ध जयंती के कार्यक्रमों में लग जाएं। तो शनिवार को आप चर्चा कर लें, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में यही चर्चा होगी कि इस सप्ताह भर में जो जो राज्य जिन जिन के पास हैं, जो जो प्रभारी हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, प्रगति रिपोर्ट क्या है, और उसे पर फॉर्मा में भर के भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजें, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को भेजें, और सेंटर ऑफिस भेजें, क्योंकि हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी योगेश गौतम जी सेंटर ऑफिस में ही रह रहे हैं। वो सुबह 9 बजे आ जाते हैं और शाम को 7-8 बजे तक सेंटर ऑफिस में ही बैठते हैं। सारा रिकॉर्ड वो स्टाफ के साथ मिलके तैयार कर रहे हैं। तो ये हमको सब काम करना है। और हमारे बहुत ही पुराने सीनियर साथी हैं आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, तो कल मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको निवेदन किया है, नौकरी में ज्यादा समय नहीं मिलता, तो मैंने उनको कहा है कि आप सेंटर ऑफिस को कोऑर्डिनेट करो, महीने में 2 दिन 3 दिन आप सेंटर ऑफिस में रुको, वहाँ रूम भी है, किचन भी है, बाथरूम भी है, रहने की लगभग सभी सुविधाएं हैं। तो 2 दिन 3 दिन आप रुको, और स्टाफ जो अपना काम कर रहा है, अगर वो ठीक कर रहा है तो उसको राइट कर दो,
और कहीं ठीक नहीं कर पा रहा है तो उसका मार्गदर्शन करो, उसको समझाओ कि भाई हमको इस प्रकार से काम करना है। तो मैंने उनको कल निवेदन किया था कि आप ज्यादा समय नहीं दे पा रहे तो इतना दे लो कि आप जो हमारा सेंटर ऑफिस है उसके कोऑर्डिनेटर हैं, उसके एक तरह से आप उसको कोऑर्डिनेट करना है, जिससे संगठन और कोई कमी ना रह जाए, कोई भूल ना हो अ, ये सब कामों में। और दूसरा, वो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य साथी हैं वो अपना बातचीत करके 2 दिन 3 दिन कहीं बैठे, 7 8 10 लोग, और उसको अब अंतिम रूप दें, क्योंकि सुझाव जो आने थे आ गए हैं, मुझे नहीं लगता और सुझाव आएंगे, तो इससे हम लोग आगे काम करें। यही गौतम साहब मैं कहना चाह रहा था, और बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम सभी साथियों ने आज के इस वेबिनार में, हमारे सीनियर साथियों ने, सभी साथियों ने आज बात रखी। हमें संगठन विस्तार पर चर्चा हुई है, बहुत सार्थक और स्वस्थ चर्चा हुई है। तो मैं आज एक हमारे बीच से, हमारे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के हमारे जिला संयोजक हैं माननीय आनंद स्वरूप बौद्ध जी, उनके साले जी का किसी दुर्घटनावश निधन हो गया है, और ये बहुत ही दुख की बात है कि किसी एक नौजवान व्यक्ति का इस संसार से चला जाना। तो जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, हम सभी साथी, मैं, मेरा सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि वो भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के परिवार से हैं। तो उनके चित्त को शांति मिले, इसलिए हम सभी साथी उनके चित्त के लिए तथागत बुद्ध से कामना करें कि उनका चित्त आगे सही मार्ग प्रशस्त करे। तो मैं सभी अपने साथियों से निवेदन करता हूँ कि 1 2 मिनट, 1 मिनट मौन रहकर उनके चित्त के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, 1 मिनट मौन रहे। साधु साधु साधु।